सो गाइस, आज हम रिवाइज करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझेंगे कि व्हाट इज चार्ज। ओके, सेक्शन 22 सेज द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग्स, लैंड्स अपरेंट thereto of which the assessee is the owner. Okay, assessee is the owner shall be chargeable to income tax under the head income from house property. Okay, when can the income be charged? First, the property must be a building or land apparent to. लेकिन क्या लैंड कहाँ पे होनी चाहिए? बिल्डिंग को चिपक के। ओके, प्रॉपर्टी मस्ट बी ओन्ड बाय द असेसी। और लास्टली, द प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर फॉर द पर्पजेस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन कैरिड बाय द ओनर और द प्रॉफिट्स ऑफ विच आर टैक्सेबल। बिकॉज अगर वो चीज़ हुई तो उसका ऑलरेडी बेनिफिट दूसरे इधर वो यूटिलाइज कर ही रहा है, बराबर। तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं लेंगे। नाउ अभी इट ऑल्सो इंक्लूड्स फॉरेन प्रॉपर्टी, ये समझना। अभी आगे सेक्शन 27 हम लोग ओनर के बारे में बात करते हैं, बट डीम्ड ओनर का भी एक कंसेप्ट है। क्या है समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैंने ट्रांसफर किया इनएडिक्वेट कंसिडरेशन को तो मैं डीम्ड ओनर रहा। अगर एक एचयूएफ है विच इज होल्डर ऑफ इम्पार्शियबल इस्टेट तो आई एम अ डीम्ड ओनर। अगर मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और एन एओपी और अ कंपनी टू हुम द हाउस हैज बीन अलॉटेड then it's a deemed owner. A person who takes or retains a possession under the past performance, पहले कुछ तो किया था उसके लिए वो अभी वो पोजीशन लेता है, then he is a deemed owner. अगर वो सेक्शन 269 यूए सबसेक्शन नहीं क्लॉज एफ के अंडर उसको राइट्स मिलते हैं तो, लेकिन क्या बेसिकली अगर वो लीज पे लैंड लेता है तो अभी हम लोग कंप्यूट करेंगे नेट एनुअल वैल्यू। ओके, फटाफट बी अटेंटिव गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंपेयर क्या करेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। वॉट एवर इज हायर हम लोग उसको किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट से। अभी स्टैंडर्ड रेंट और विच एवर इज हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू एंड द फेयर वैल्यू, उसका लोएस्ट कौन सा है? दैट विल बी द एक्सपेक्टेड रेंट। अभी एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को हम लोग कंपेयर करेंगे। विच एवर इज हायर दैट विल बी आर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, अभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम लोग म्युनिसिपल टैक्सेस रिड्यूस करेंगे और आएंगे हम लोग नेट एनुअल वैल्यू पे। ओके, अभी ये समझना, इफ द एंटायर प्रॉपर्टी इज वेकेंट, अगर पूरी प्रॉपर्टी जो है वो खाली है, देन इट इज द एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करना चाहिए। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ये नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इसमें डिडक्शन होंगे। डिडक्शन कौन से सेक्शन के अंडर होंगे? डिडक्शन होंगे सेक्शन 24 के अंडर। ओके, फर्स्ट डिडक्शन होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये डिडक्शन 30% होगा। 30% ऑफ व्हाट? 30% ऑफ एनएवी, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू। ओके, सेकेंड, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी लोन लेंगे हाउस प्रॉपर्टी पर्पजेस के लिए तो उस पर इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलता है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो एलओपी या फिर डीएलओपी है, लेकिन क्या लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा? अनलिमिटेड। जितना इंटरेस्ट भर रहे हो वो पूरा का पूरा ले लो। पर अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो मैक्सिमम 2 लाख। पर क्या अगर इसका रिन्यूअल, रिपेयर्स, ये सारी चीज़ें करता हो और उसके लिए मैंने कर्जा लिया और उसका इंटरेस्ट मैं भर रहा हूँ, तो क्या? तो विल इट कम अंडर दिस? नो, इट विल नॉट। तो उसके लिए आपको सिर्फ 30,000 तक का डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का। ओके, अभी आगे, अभी प्री एक्विजिशन। लेकिन क्या अगर आप घर ले रहे हो, परफेक्ट, पर घर कंस्ट्रक्शन के अंडर है, तो आपने पहले बिल्डर को बोला मैं तुझे पैसा दे देता हूँ, मैं बैंक से लोन लेता हूँ, तो जब तक वो ओसी नहीं मिलती, जब तक वो मेरा घर रेडी नहीं होता, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो भी इंटरेस्ट है दैट इज कॉल्ड एज प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। पर क्या अगर मैंने ज़मीन ली और बाद में मुझे घर बांधने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया और बाद में मैं घर बांध रहा हूँ, तो जब तक वो घर कंप्लीट नहीं होता फॉर स्टेइंग पर्पजेस, तो तब तक का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट क्या करूँगा? वो इंटरेस्ट को मैं 5 साल में डिवाइड कर लूँगा और हर साल 20%, लेकिन ओरिजिनल अमाउंट का 20%, दैट इज द 1/5 पोर्शन, वो मैं यूटिलाइज करूँगा। ओके, तो अभी ये डिडक्ट करने के बाद, ये सारे डिडक्शंस होने के बाद जो हमारे पास रहेगा दैट विल बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23। ओके गाइस, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जेम्पशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्म हाउस से जो हमें इनकम होता है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज एज द नेम सजेस्ट इज फार्म हाउस। सेकेंड चीज़, वेयर हाउस और गोडाउन बाय द अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द लॉ। लेकिन क्या वो एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए गोडाउन रहते हैं ना,
बराबर। तो ये लोग बड़े बड़े स्टॉक करते हैं, तो उससे जो इनकम होता है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और लास्टली, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, वो लोकल अथॉरिटी को बिलोंग करती है, जैसे बीएमसी रही या फिर दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहा, तो या फिर साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को बिलोंग करती है, या फिर यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हमारी यूनिवर्सिटीज़ कितनी बड़ी बड़ी रहती है, बराबर, तो उसके अंदर जो भी रहेगा वो इंक्लूड नहीं होगा। बाद में हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन, बराबर, हॉस्पिटल भी इतने बड़े बड़े रहते हैं, इतने सारे कमरे रहते हैं, इतने सारी चीज़ें रहती है, स्टाफ के लिए एक सेपरेटली बना के रखा होता है, तो उनकी वो जो प्रॉपर्टी प्रोसेस करते हैं तो उसके ऊपर इनकम लगेगा, नहीं लगेगा। बाद में ट्रेड यूनियन, बराबर, ट्रेड यूनियन का भी नहीं। बाद में गेम्स एसोसिएशन, और लास्टली द डेवलपमेंटल अथॉरिटीज़। डेवलपमेंटल अथॉरिटीज़ में कौन कौन है, बहुत सारी चीज़ें आती है, शॉर्ट में बताता हूँ। महाराष्ट्र में MIDC है, गुजरात में GIDC है, तो दीज आर डेवलपमेंटल अथॉरिटीज़। डेवलपमेंटल अथॉरिटीज़ के जितने भी ऐसे हाउस प्रॉपर्टीज़ रहेंगे उनसे IFHP कॉम्प्यूट नहीं होगा। Okay guys, I hope this was very useful to you. Stay connected, stay healthy. Okay, till that time, all the best and see you, bye bye, tata.